प्यारे बच्चों, राधे राधे। आज मैं आपको छंद समझाने जा रही हूँ। छंद को समझने से पहले हमें समझना चाहिए कि व्याकरण क्या है। व्याकरण एक कसौटी है, एक मापक यंत्र है जो हमें सही और गलत के बारे में पहचान करवाती है। जो हमारा हिंदी का गद्य भाग है, जिसमें पाठ वगैरह आते हैं, उसकी कसौटी व्याकरण कहलाती है। लेकिन हमारी हिंदी में एक पद्य भाग अर्थात कविता का भाग भी होता है। अर्थात कविता को ठीक ढंग से कैसे लिखा जाएगा, उस व्याकरण का नाम क्या है? छंद। छंद के प्रणेता अर्थात छंद का जो बनाने वाले हैं वो हैं आचार्य पिंगल। और इनकी जो पहली पुस्तक है उनका नाम है छदम सूत्रम। जो हमारा छंद है वो चद या छदी धातु से बना है। इसका अर्थ है आच्छादित करना यानी ढक लेना। इसके लिए हमारे जो 10th क्लास के हम बारे में बात कर रहे हैं, मैं इतना ज़्यादा है तो ये बहुत ज़्यादा वाइड छंद के बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार है, बट हम 10th के हिसाब से ही करेंगे। इसकी परिभाषा को देखें तो जो छंद के अंग हैं, हमारे पास छंद के 8 अंग होते हैं। यदि उन्हीं 8 अंगों को नियमों में बांध दिया जाए वो छंद कहलाता है। अभी 8 अंग कौन से हैं? चरण, वर्ण, मात्रा, क्रम, क्रम को हम संख्या भी कहते हैं, गति, तुक, यति, गण। ये 8 अंग हैं और इन्हीं 8 में इन 8 को नियमों में बांधना छंद कहलाता है। अब हम इन एक एक चीज़ को क्लियर से समझें कि है क्या चीज़। उसको समझने के लिए हमें इस कविता की पंक्ति को ध्यान से देखना होगा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारा अल्प विराम लगा है अर्थात कोमा, और यहाँ एक पूर्ण विराम लगा है। लेकिन जब पहले प्राचीन समय में कविताएं रची जाती थी उस समय इस कोमे की बजाय एक विराम यहाँ आता था, पूर्ण विराम, और यहाँ 2 विराम आते थे अर्थात थोड़ा रुकना और अधिक जगह पर रुकना। ऐसे ही अब इस चीज़ का चलन कि पूरी पंक्ति के बाद एक रेखा, खड़ी रेखा को पूर्ण विराम कहते हैं और यहाँ कोमा को अल्प विराम कहते हैं, तो अल्प विराम लगाया जाता है। तो ये जो रुकना है, इसी रुकने को हम कहते हैं यति। इसी को यति बोलते हैं। गाते समय हमें सांस लेने की आवश्यकता होती है। गाते हम किस गति से हैं, किस स्पीड से गाते हैं, कहाँ हमें रुकना है, रुकने वाली जगह को यति कहेंगे। जो स्पीड चल रही है गाते समय वो क्या कहलाएगी? गति। अब आता है पीछे, आप इसकी साउंड को देखें, ध्वनि को देखें, रूप, भूप, ये जो ऊप ऊप की साउंड आ रही है, ध्वनि आ रही है, इसको ही बोलते हैं तुक, तुकांत शैली, तुक बोलना। अब आता है हमारे पास शब्द। अब आप देखिए कि इस अल्प विराम के कारण इस पंक्ति के 2 हिस्से हो गए हैं। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, ये एक हिस्सा और ये एक हिस्सा। इसी प्रकार अगली लाइन में जहाँ कोमा करने के बाद ये तीसरा हिस्सा और ये चौथा हिस्सा। अक्सर कविताओं में हम 4 चरणों की बात करते हैं। जब पंक्ति को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है तो ये क्या कहलाता है? एक हिस्सा, एक चरण कहलाता है। ध्यान से देखें इस कविता के पहले हिस्से को, ये जो कविता का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको क्या बोलेंगे? चरण। ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा चरण, ये चौथा चरण। तो इन चरणों के बारे में हमें जानना अति आवश्यक है, क्योंकि कविता की जो छंदों की हमारी परिभाषा इन्हीं चरणों पर आधारित होती है। फिर आता है वर्ण। वर्ण होता है स्वर और व्यंजन का मेल। जैसे अगर हम वर्ण की बात करें, स्वर तो मात्रा हो सकती हैं अ, आ, ई, लेकिन जो व्यंजन है वो क, हलंत। इसमें जब अ जुड़ता है, ये स्वर, इन दोनों के जोड़ को हम क्या बोलेंगे? कै। ये हमारा वर्ण है। और यहाँ पर हम छंदों में स्वर व्यंजन की बात नहीं करते, वर्ण की बात करते हैं। इस वर्ण के साथ कोई भी मात्रा लगी हो, का की मात्रा, तो इसका मतलब क्या जमा आ हो जाता है। इसकी छोटी की मात्रा हो तो क जमा छोटी ई हो जाता है। तो अगर हम आगे देखें, पवन तनय
ये देखो प व न, अब ये एक शब्द है। इस शब्द में जितनी मात्राएं आएंगी, जितनी मात्राओं का समूह होगा, इस शब्द के इस समूह को गण कहते हैं। मात्रा जितनी इन शब्दों के लिए मात्रा लगी, इस पर एक क्यों लगी, इस पर एक खड़ी रेखा क्यों लगी, या किसी और पर ये एस साइन क्यों लगा, इसके बारे में आगे वर्णन बताऊंगी मात्रा का क्या होता है। क्योंकि मात्रा हमारी लघु और गुरु मात्राएं होती हैं। क्योंकि गुरु और लघु मात्रा के निर्धारण का क्रम होता है। तो ये जो हमारे 8 अंग हैं, इन 8 को नियमों में बांधना ही छंद कहलाता है। गण हमारे जो सूत्र होते हैं, गण के 8 हमारे भाग माने गए हैं। इसके लिए सूत्र है या माता राज भान सलगा, यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण सगण। ये आपके सिलेबस में नहीं है तो इसकी तरफ अभी नहीं चलेंगे, आगे डिटेल आपके 10th के हिसाब से करते हैं। अब हम छंदों के प्रकार की बात करें, वैसे तो डिटेल इसकी व्याख्या के अंदर छंद के प्रकार 4 माने गए हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, उभय छंद और मुक्त छंद। मगर आपकी 10th क्लास में एक इसी मात्रिक छंद के बारे में ही वर्णन बताया गया है। मात्रिक छंद वो है जिसमें मात्राओं के द्वारा, मात्राओं की गणना के द्वारा नियमों में बंधन होता है कविता का, तो मात्रिक छंद कहलाता है। वर्णिक छंद जिसमें जिन कविताओं में वर्णों का बंधन होगा वो वर्णिक छंद कहलाएगा। इसलिए हम केवल मात्रिक छंद में चलेंगे, मात्रिक छंद को समझते हैं और उसके बाद हम सबसे पहले समझेंगे इनकी मात्राएं कैसे लगाई जाएंगी। तो आप हमें अपने स्वरों को देखें। स्वर में आपने पहले समझा होगा हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, पलु स्वर। जो हर्ष स्वर होते हैं वो उन्हीं को ही हम लघु बोलते हैं। जो दीर्घ स्वर होते हैं उसे हम गुरु बोलते हैं। जैसे हमारे स्वर हैं अ आ ई उ री, छोटी ए बड़ी ए ओ औ, ये औ पे 2 मात्रा आएंगी। अंग और अहा, ये अंग हमारा अनुस्वार है। उस अनुस्वार का एक जो ये अनुनासिक और अनुस्वार जो होते हैं, एक बिंदी वाला तो इस पर शो हो गया, जो अनुनासिक है चंद्र बिंदु वाला वो इसमें नहीं दिखाई दे रहा। इस अनुस्वार अनुनासिक को हम हर्ष स्वर में गेन करेंगे, अर्थात हर्ष स्वर मतलब लघु मात्रा के लिए गेन करेंगे। अब जो हर्ष स्वर होते हैं वो 4 होते हैं जिसमें एक मात्रा का समय लगता है, वो है अ। इन्हें आप उच्चारण करके भी देखेंगे तो आपको उच्चारण में भी महसूस होगा। जैसे अ आ, यहाँ बड़ी आवाज़ आ रही है, ध्वनि को बोलने में 2 मात्रा का समय लग रहा है। इसमें ई, तो ये जो 1 2 छोटा ऊ और री, ये गलती से ब्लॉक लगा है, एक री, तो अ छोटी ई छोटा ऊ री और अनुस्वार का अनुनासिक, ये हमारे लघु में माने जाएंगे 5। अब या तो ये अपने स्वयं रूप में आ जाएं ऐसे ही लिखे हुए, या अपनी मात्रा के रूप में आ जाएं। जैसे मान लो व्यंजन क लगाया है, उसको छोटी की मात्रा, क्योंकि इसकी मात्रा का क्या है साइन छोटी ई, इसकी मात्रा का साइन क्या है ये। अब व्यंजन ऊपर कोई भी आ सकता है, जैसे स आ गया, स का छोटे ऊ की मात्रा, तो भी इसके ऊपर एक मात्रा लगेगी। ये सभी एक मात्रा के, और इनका जो छंद है, छंद में एक मात्रा को जो हम प्रदर्शित करते हैं वो उसका चिन्ह है खड़ी रेखा। ये हम ध्यान रखेंगे, लघु के लिए खड़ी रेखा चिन्ह होता है। अब आ गया गुरु, जितने हर्ष स्वर हैं उन्हें हटा दीजिएंगे। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये सभी छोटी ए बड़ी ए, ये भी 2 से मेल से बनता है, ए ऐ ओ औ। अब अनुस्वार में से ये तो निकल गया था, अब ये रह गया था अंग, ये भी हमारे गुरु में आ जाएगा। इसी प्रकार विसर्ग भी गुरु मात्रा में आ जाएगा। तो वही सेम, या तो ये स्वयं अपने रूप में आए या अपनी मात्राओं के रूप में आ जाए। जैसे यहाँ हम लगा दें व्यंजन लगाए, म को आ की मात्रा लगी है तो इसके लिए 2 मात्रा का साइन लगेगा। तो छंद में जहाँ 2 मात्राएं लगती हैं उसके लिए चिन्ह होता है एस का। 1 मात्रा के लिए खड़ी रेखा, 2 मात्रा के लिए ये आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट है एस, इसको हम 2 मात्रा गिनेंगे। ये हमारा गुरु का साइन है। इसके लिए हमें 2 चीज़ें, एक नियम और आता है संयुक्त व्यंजन। जहाँ भी संयुक्त व्यंजन, ये 2 नियम हमें विशेष याद रखने हैं। 2 जो नियम है वो क्या है, संयुक्त व्यंजन जैसे कि 2 व्यंजन जुड़े हों, जैसे क है, क के नीचे र है, क आधा हो गया, र पूरा हो गया। श्र,
श्र आश्र जो श और र है, श आधा और र पूरा, तो ये दो व्यंजन जुड़े हैं। अब इन दो व्यंजन के ऊपर गुरु मात्रा नहीं आएगी। नियम कहता है कि जहाँ भी दो व्यंजन अर्थात संयुक्त वर्ण हो, उससे जो पहले वर्ण लगा होगा, भले ही वो लघु हो, उसके ऊपर गुरु मात्रा का साइन लगेगा। जैसे संयुक्त वर्ण के पहले वाला वर्ण गुरु हो जाएगा। जैसे भी शक्ति है, श क छोटी की मात्रा त, ये मात्रा क को नहीं लगी है, त को लगी है, तो ये संयुक्त व्यंजन हो गया। तो संयुक्त व्यंजन के ऊपर दो एस का साइन की बजाय वो इसके ऊपर लगेगा। इस पर ये दो मात्रा यहाँ लगेंगी और इसको एक ही मात्रा जाएगी। और दूसरा नियम है इसी प्रकार, यदि कहीं हलंत लगा है, किसी भी शब्द के पास हलंत लगा हो, तो हलंत से पहले वाला वर्ण भी गुरु हो जाएगा। गुरु अर्थात दो मात्रा वाला, उसके दो मात्रा के लिए हमें एस साइन लगाना होगा। तो संयुक्त व्यंजन से पहले वाला वर्ण भी गुरु होगा और हलंत जहाँ लगा उससे पहले वाला वर्ण भी गुरु हो जाएगा। इसे अब लगा कर देखते हैं। मैं लगाने का तरीका बताती हूँ। मेरी भव बाधा हरो, मेरी, एक एक वर्ण को देखेंगे हम। मैं है, मैं पे कौन सी मात्रा लगी है, ए की। अब आप देखेंगे कि जो ए है हमारा वो क्या कहलाता है, कौन सा है, लघु है या गुरु है, अर्थात हर्ष स्वर है या दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर है, ए मात्रा, तो गुरु का साइन लगेगा इस पर, गुरु। और गुरु का साइन क्या है हमारा, एस। तो हम इसके लिए मैं को ए की मात्रा एस लगेगा। रे को बड़ी ई की मात्रा है, तो बड़ी ई क्या होती है हमारी, वो भी गुरु है, तो उस पर भी एस। ये भय, भय में हलंत नहीं है, इसका मतलब इसमें अ जुड़ा है, अर्थात हर्ष स्वर। हर्ष स्वर जहाँ ए है उसके ऊपर हमारी मात्रा लगी एक, और एक का साइन क्या है, खड़ी रेखा। भव, भय, वह आ गया, वह पर भी एक हो गया। अब इसमें आ की मात्रा है, मात्रा के साथ ही हम वर्ण को जोड़ेंगे, स्वर व्यंजन अलग नहीं करेंगे। आ की मात्रा के लिए क्या था, एस, आ की मात्रा के लिए एस, अर्थात एस का मतलब गुरु। ह के लिए लघु मात्रा। अब रऊ, ये औ की, बड़े औ की मात्रा है, इसके लिए गुरु। रा, आ की मात्रा गुरु। धा, आ की मात्रा गुरु का साइन। ना, गुरु का साइन। ग, ग में अ जुड़ा है, लघु का साइन। रे को छोटी की मात्रा है, तो छोटी ई क्या कहेगी, लघु मात्रा। सो, ओ की मात्रा गुरु, लघु। इसी प्रकार जा, त, न, की, झाई, पर। अब जो समझने की बात है, श्याम। अब आप देखेंगे मैं यहाँ पे आ गया संयुक्त वर्ण, बट इससे पहले कोई वर्ण नहीं है, और हम इसकी मात्रा को देखें तो यहाँ पर क्या लगा, गुरु मात्रा। म के लिए एक अर्थात लघु मात्रा। ह एक मात्रा, छोटी ई एक मात्रा। त लघु, 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 हो गुरु एक मात्रा। अब हमें जो दोहा छंद समझना है, ये हमारे दोहा छंद का ही उदाहरण है। आपकी 10th क्लास में दोहा छंद और चौपाई छंद है। दोहा छंद को समझने के लिए हमें इसकी परिभाषा समझनी होगी। दोहा छंद क्या कहता है, ये जो हमें पीछे मैंने आपको बताया था चरण, यानी पंक्ति के दो हिस्से, पंक्ति के अगले दो हिस्से, तो पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। जब पंक्ति के पहले और तीसरे, ये पहला चरण था, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, तो पहले और तीसरे में यदि 13-13 मात्राएं हों और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं हों, तो वहाँ दोहा छंद होगा। इस दोहा छंद की परिभाषा है। और हमें इनको पता कैसे चलेगा, मात्राओं को गिनकर। तो पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं। और अगर हम पंक्ति की बात करें 13 और 11 कितने होते हैं, 24। एक पंक्ति में, एक पंक्ति के पहले चरण में 13, दूसरे में 11, कुल मिलाकर 24। ऐसे ही तीसरे में 13, चौथे में 11, कुल मिलाकर 24 मात्राएं जहाँ होंगी वहाँ दोहा छंद होगा। अब मात्रा को गिने, भी मात्रा लगानी सिखाई थी, इसको गिने। ये दो मात्रा का साइन है, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 10, 11, 12, 13 मात्राएं होगी। 2, 2, 4,
2 6 7 8 2 10 और 1 11, 11 मात्राएं। तो इस मात्राओं की गिनती के द्वारा पता लगेगा कि ये कौन सा छंद है, दोहा छंद। अब मैं चौपाई छंद के बारे में बताना चाह रही हूँ। चौपाई छंद के चारों चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं। ये आपका हनुमान चालीसा का ही लिया मैंने। ज य ह नु, ये कौन सी मात्रा लगी, लघु 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 लघु। ये म को आ की मात्रा है तो गुरु मात्रा, लघु मात्रा, गुरु लघु। यहाँ पे देखो छोटे ऊ की मात्रा है तो क्या आएगी, लघु लघु। सा आ की मात्रा आ गई हमारे पास, गुरु लघु लघु। अब मात्रा गिने, 1 2 3 4, 4 और 2 6, 7, 7 और 2 9, 1 10, 11 12, 12 और 2 14, 15 16, होगी 16 मात्राएं। इसी प्रकार हम इनकी पंक्तियों में मात्रा लगाएं तो 16-16 मात्राएं हर पंक्ति में आती हैं। तो जिन पंक्तियों के चारों चरणों में 16-16 मात्राएं हों वो चौपाई छंद होता है। ये मैंने हनुमान चालीसा का लिया है। चौपाई हनुमान चालीसा में दोहा भी आता है, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। ये आपका दोहा छंद है। दोहा छंद है, इसे अर्धमात्रिक छंद भी कहते हैं क्योंकि इसमें 13 और 11 हैं। सममात्रिक होता है, ये सममात्रिक है, जहाँ समान मात्राएं हों वहाँ सममात्रिक छंद होता है। ये मात्राओं का मात्रा जो छंद बोला था, मात्रिक छंद के 2 पार्ट आते हैं। अब दोहा छंद में आप इसकी मात्रा आप लगाकर देखिए, क्योंकि इनमें 13 मात्राएं आनी चाहिए। पहला चरण, दूसरा चरण, ये पहला चरण हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। मैंने उस वक्त उसमें लिखा था, यहाँ कोमा लगाकर आगे लिख दी थी लाइन। अब मैंने इनको अलग अलग लिखा है, तो ये कोमा, ये पूर्ण विराम, ये कोमा, ये पूर्ण विराम। तो पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, इस पर आप मात्रा लगा के दिखाएंगे। क्योंकि दोहा छंद की आपको परिभाषा पता है कि पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होंगी, वहाँ दोहा छंद होगा। तो यहाँ 13 मात्राएं होनी चाहिए, यहाँ 11, यहाँ 13 और ये 11। आप इसे मात्रा लगा के देखें और समझें, तो ये दोहा और चौपाई छंद आपके 10th सिलेबस में है। इसे आप समझें और कमेंट करें। राधे राधे।